ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 1 मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय। जिस समय भारतवर्ष में अशांति की ज्वालाएं उठ रही थीं, जिस समय धर्म भूमि कर्म भूमि भारतवर्ष में धर्म को ठुकराया जा रहा था, आत्मगौरव और स्वजातीय का अपमान किया जा रहा था, उस समय राजपूतों ने, विशेषतः मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने स्वधर्म, स्वदेश और स्वजातीय रूपी त्रिमूर्ति की उपासना की थी। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जाति के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उसी मेवाड़ के क्षत्रिय वीर सूर्यवंशी हैं, जो रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लव के वंशधर हैं। कुलगुरु वाल्मीकि जी अपने महाकाव्य रामायण में लिखते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने अंतिम समय में लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल दिया था। उत्तर कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। पुरातत्व के वर्तमान पंडितों का कहना है कि श्रीवस्ती नगरी गोंडा जिले में है। लव के वंश में श्रीवस्ती का शासन कितनी पीढ़ियों तक रहा था, इसका कुछ पता नहीं लगता। कर्नल टॉड के मत के अनुसार मेवाड़ के राजवंश के पूर्वज कनक सेन ने ही सबसे पहले जन्मभूमि को त्याग दिया था। उनके वंशधरों में किसी किसी ने सौराष्ट्र और बल्लभीपुर में राज्य स्थापित किया था। जिस समय शिलादित्य नामक राजा बल्लभीपुर में राज करते थे, उसी समय हुण लोगों ने बल्लभीपुर नगरी पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। हुण लोगों के युद्ध में बल्लभीपुर के राजा मारे गए। उनकी गर्भवती रानी पुष्पवती ने इस भयानक संकट के समय एक गुफा में शरण ली थी और वहीं उनका एक पुत्र पैदा हुआ। गुफा में जन्म लेने के कारण उसका नाम गोह पड़ा। मेवाड़ के राजपूत लोग गोह के वंश में होने के कारण गोहिलट या गिहलाट कहलाए। बहुत दिन बाद उक्त गोवंशीय नागादित्य के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वाप्पा रावल पड़ा। वाप्पा बहुत प्रतापी थे। उन्होंने केवल अपना खोया हुआ राज्य ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने पराक्रम से बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए थे। विजय में ही लोकप्रियता निवास करती है। जो लोग अपने बाहुबल से कीर्ति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, विजय की देवी उनको जयमाल पहनाए बिना नहीं रहती हैं। इसीलिए धीरे धीरे विजया देवी वाप्पा से भी प्रसन्न हो गईं। अपने अनंत पराक्रम के बल से बाप्पा सिर्फ चित्तौड़ पर अपनी ध्वजा फहराकर शांत नहीं हुए थे, किंतु उन्होंने इस्पाहान, कंदहार, कश्मीर, इराक, ईरान और तेहरान आदि पश्चिम देशों के बादशाहों को भी हरा दिया था। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठते समय वाप्पा की उम्र केवल 14 या 15 वर्ष की थी। सन 728 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ का राजकार्य ग्रहण किया था और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं वाप्पा रावल के वंशधरों के हाथ में मेवाड़ चला आया था। चित्तौड़ के राजपूत आज भी वाप्पा रावल को अपना आदि पुरुष कहकर देवता के समान पूजते हैं। वाप्पा रावल के बहुत सारे पुत्र हुए थे, जिन्होंने अपने बाहुबल से दूर दूर तक अपना अनंत वैभव बढ़ाया था। नेपाल का स्वतंत्र राज भी सिसोदिया वंश के राजपूतों का बताया जाता था। औरंगजेब के दांत खट्टे करने वाले शिवाजी महाराज भी सिसोदिया वंश के ही कहे जाते हैं। वाप्पा रावल की 9वीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक भीषण युद्ध में खुरासान के एक आक्रमणकारी के दांत खट्टे किए थे। उस समय भारतवर्ष की विशेष दुर्दशा नहीं हुई थी। उस समय तक हिंदू राजाओं ने स्वाधीनता और एकता से मुंह नहीं मोड़ा था। एक हिंदू राजा की परेशानी में सारे हिंदू राजा शामिल होते थे। इसीलिए रावल खूमा सिंह की सहायता के लिए बहुत दूर दूर से हिंदू खुरासान के आक्रमणकारी से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। अपने सहायक हिंदू राजाओं की सम्मिलित कोशिश से ही खुमान सिंह ने विजय प्राप्त की थी। खुमान सिंह जी बहुत प्रतापी थे। रावल खुमान सिंह से रावल समर सिंह तक बहुत सारे राजा गद्दी पर बैठे, परंतु समर सिंह बहुत वीर थे। जिस समय आपसी फूट से क्षत्रिय कुल के कलंक भारत माता को
पराधीनता की बेड़ी में जकड़ने वाले कन्नौज के जयचंद से इशारा पाकर शहाबुद्दीन गोरी ने अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय समर सिंह बहुत वीरता का परिचय देकर लड़ाई में मारे गए थे। समर सिंह जी के ही समान मेवाड़ के अनगिनत वीरों ने समय समय पर अद्भुत परिचय देकर संसार को चकित और स्तंभित कर दिया था। समर सिंह के बाद बहुत सारे राणा गद्दी पर बैठे थे, परंतु सन 1275 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाले राणा लखमसी या लक्ष्मण सिंह जी भी थे। राणा जी के समर्थ ना होने तक उनके काका भीम सिंह जी राज कार्य करते रहे। भीम सिंह जी की महारानी पद्मावती को हरण करने के लिए दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी। राजपूत वीरों ने उस समय अलाउद्दीन खिलजी के खूब दांत खट्टे किए थे, परंतु अनगिनत मुसलमान सैनिकों के सामने राजपूत वीर कब तक ठहर सकते थे। इसीलिए चित्तौड़ का भाग्य फूट गया। महारानी पद्मावती तथा अन्य राजपूत महिलाओं ने आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की थी। राजपूत वीर 6 महीने तक लगातार लड़ते रहे थे। मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट हो जाने पर भी मेवाड़ मुसलमानों के हाथों में बहुत दिनों तक नहीं रहा। अपनी मातृभूमि की दुर्दशा देखकर मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों की नसों में स्वाधीनता के लिए खून उबलने लगा। उन्होंने थोड़े दिन बाद ही अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वाधीनता की ध्वजा फहरा दी। महाराणा हम्मीर सिंह के समय, जो लक्ष्मण सिंह से कई पीढ़ियों बाद में हुए हैं, मेवाड़ पूरे उत्थान पर था। उसके बाद बहुत सारे महाराणा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे और उन्होंने अनेक संकटों का सामना करते हुए मेवाड़ की स्वाधीनता की तथा चित्तौड़गढ़ के गौरव की पूरी तरह से रक्षा की थी। अनेक परेशानियों से घिरने पर भी वे अपने कर्तव्य से पतित नहीं हुए थे। महान वीर हम्मीर के 100 साल बाद राणा कुंभाजी ने मेवाड़ की विशेष उन्नति की। हारे हुए शत्रु को पद से हटाना वीरों को शोभा नहीं देता है। मरे हुए को मारने से क्या ही बहादुरी है। हारे हुए शत्रु के साथ दयापूर्ण व्यवहार करना भी सच्चे वीर का कर्तव्य है। राणा कुंभाजी का चरित्र भी ऐसे देव भाव से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत बार अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। गुजरात और मालवा देश के मुसलमानों को लड़ाई के मैदान से भगा दिया था, परंतु उन्होंने अपनी शरण में आए हुए दुश्मनों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। राणा कुंभाजी के समान देव भाव से भरा हुआ चरित्र बहुत ही कम मिलता है। चित्तौड़ में अन्य देशों और भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के समान कुल कलंक भी पैदा हुए थे, जिनके गलत कामों को देखकर कहना पड़ता है कि परमात्मा की भी ऐसी इच्छा थी कि चित्तौड़ के गौरव की रक्षा हो। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जब कभी चित्तौड़ में एक आधा कुल कलंक और देशद्रोही पैदा हुआ था, तभी चित्तौड़ से अधिकांश राजपूत वीरों के दिल में अपने गौरव की रक्षा का भाव रहा है। महाराणा कुंभा के यहाँ ही कुल कलंक पुत्र उदय सिंह हुए थे, जिन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा जी को ही जहर देकर मार दिया था। पिता के हत्यारे उदय सिंह ने कुछ समय तक मेवाड़ की राजगद्दी को तथा वापा रावल के पवित्र सिंहासन को कलंकित जरूर किया था। उदय सिंह के समय में मेवाड़ को राणा कुंभा जी की मेहनत, वीरता और बुद्धि बल से जो गौरव प्राप्त हुआ था, उसका बहुत ही पतन हुआ। परंतु चित्तौड़ के राजपूत मुसलमानों के समान नहीं थे, जिन्होंने अपने पिता को कैद करने वाले और भाइयों के हत्या करने वाले औरंगजेब का साथ दिया था। राजपूत अपनी मातृभूमि की हालत देखकर दुखी हो गए और महाराणा कुंभा जी के पुत्र कुमार रायमल ने उदय सिंह से चित्तौड़ को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उदय सिंह मुसलमान बादशाह से सहायता के लिए प्रार्थना करने दिल्ली गया और बादशाह को सहायता के बदले में अपनी बेटी की शादी करने का भी वचन दिया। परंतु परमात्मा को मंजूर नहीं था कि सिसोदिया वंश को कलंक लगे, वापा रावल का पवित्र वंश अपवित्र हो, चित्तौड़ की मान मर्यादा नष्ट हो। उदय सिंह जैसे ही बादशाह से अपनी बेटी देने का वचन देकर चला, वैसे ही उस पर बिजली गिर गई। जैसे परमात्मा ने मेवाड़ के राणाओं की
इस प्रतिज्ञा की रक्षा की कि हम कभी अपनी बेटी मुसलमान बादशाहों को नहीं देंगे। यह कहावत ठीक है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसके साथ स्वयं परमात्मा भी होते हैं। राणा रायमल के समय में भी मेवाड़ अपने पूरे उत्थान पर था, पर भारतवर्ष के ऊंचे आदर्श बहुत बदल चुके थे। आपसी फूट ने राणा रायमल के 3 पुत्रों के दिलों में भी जगह बना ली थी, जिसके कारण उस समय मेवाड़ की विशेष उन्नति नहीं हो सकी। इतिहासकारों ने ग्रीस देश की कुछ घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, परंतु भारतवर्ष के इतिहास में एक से बढ़कर एक घटनाएं हुई हैं। यदि रोम को ब्रूटस पर गर्व है, तो आज भी भारत माता का माथा राणा रायमल के कारण ऊंचा है। यदि ब्रूटस ने अपने पुत्र को न्याय की रक्षा करने के लिए मृत्यु दंड दिया, तो राणा रायमल ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र के हत्यारे को सोने के कड़े और बरनौर का राज्य इनाम में दिया। इंग्लैंड के एक राजकुमार को एक जज के जेल का दंड देने पर अंग्रेजी इतिहासकारों ने इंग्लैंड के उस समय के राजा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, परंतु राणा रायमल ने अपना कलेजा पत्थर से भी भारी और कड़ा करके अपने प्यारे पुत्र के हत्यारे के प्रति जो असीम उदारता प्रकट की थी, उसकी इतिहास में नाम मात्र की भी चर्चा नहीं है। राणा रायमल के बाद संग्राम सिंह जी ने चित्तौड़ के राज सिंहासन को सुशोभित किया था। यथा नमस तथा गुणः। जैसे संग्राम सिंह जी का नाम था, वैसे ही अलौकिक उनके गुण थे। वास्तव में संग्राम सिंह ही थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में समय समय पर अपनी अलौकिक वीरता का परिचय देकर सारे राजस्थान को मुग्ध कर लिया था। उनके समय में सारे राजपूत सामंतगण एक ही जीत के झंडे के नीचे इकट्ठे हुए थे। भारतवर्ष के लिए वह विलक्षण समय था। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए मुसलमानों के बहुत सारे वंशों में आपसी झगड़े हो चुके थे। तुगलक, सैयद खिलजी, लोदी और अनेक मुसलमान वंश तथा महाराज पृथ्वीराज राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में अपनी लीला दिखा चुके थे। उस समय तक राजपूतों ने राष्ट्रीय क्रांति का साथ नहीं दिया था। उन्होंने दिल्ली के बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उस समय तक राजपूत लोग सोने चांदी के लालच में अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता बेचने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस समय तक राजपूताने के क्षत्रिय वीरों ने देशद्रोही होने का टीका अपने माथे पर नहीं लगाया था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जिस समय संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे, उस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का बादशाह था। उसी समय मुगल राज्य की जड़ जमाने वाले बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि बाबर दूसरे आक्रमणकारियों के समान केवल धन दौलत लूटने की ही इच्छा नहीं रखता था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा अपने राज्य की जड़ जमाने और उसके विस्तार करने की थी। लोधी वंश का सौभाग्य सितारा उस समय डूब चुका था। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर में युद्ध छिड़ गया। इब्राहिम लोधी की हार हो गई और बाबर जीत गया। बाबर ने लोधी वंश पर जीत प्राप्त करके ही अपने राज्य के विस्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। इधर राणा संग्राम सिंह जी भी बाबर की करतूतों से वाकिफ थे। जब उन्होंने देखा कि इस समय जरा भी निश्चिंत रहने से सारे हिंदू राज्य यवनों के पैरों तले कुचले जाएंगे, तब वे बाबर से लड़ने के लिए तैयारियां करने लगे। पहले युद्ध में बाबर राणा सांगा से हार गया और मुगल सेना के छक्के छूट गए। राजपूत सेना की वीरता देखकर मुगल सेना बहुत हताश हुई, परंतु बाबर उन लोगों में से नहीं था जो असफलता प्राप्त होने पर निराशा के सागर में डूबने लगता अथवा हतबुद्धि होकर अपने उद्देश्य से मुंह मोड़ लेता। पहली बार युद्ध में असफल होने पर उसने फिर से युद्ध करने की ठानी, जिसके बाद राणा सांगा जी भी सच्चे क्षत्रिय वीर की तरह बाबर से मुकाबले को आगे बढ़े। क्या आप जानते हैं कि इस देश का भाग्य क्यों फूटा और अनेक वीर लालों के होते हुए भी हमारी भारत माता के पैरों में पराधीनता की बेड़ी कैसे जकड़ दी गई थी? इस देश के अनेक कुल कलंक और भारत माता के अपने कपूतों के कारण ही। जिस समय राणा सांगा बाबर से मुकाबले के लिए आगे बढ़े,
उसी समय बाबर ने संधि का प्रस्ताव रख दिया। राणा सांगा की ओर से रायसेन का राजा सलहदी तोंवर संधि की बातचीत करने लगा और वह विश्वासघाती देशद्रोही सलहदी तोंवर बाबर से मिल गया, जिससे दूसरे युद्ध में राणा सांगा हार गए। इस युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही राणा सांगा जी परलोक को सिधार गए, जिससे हिंदू जाति, विशेषतः राजपूतों की, मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों की सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। राजपूत जाति और मेवाड़ भूमि अनाथ हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज्य में बहुत उलटफेर हुए। राणा सांगा के बाद उनके दो बेटों रतन सिंह और विक्रमादित्य ने बारी बारी से कुछ वर्ष तक राज्य किया था। रतन सिंह वीर थे। उन्होंने अपने पिता के राज्य में से एक अंगुल जमीन भी बाबर अथवा मालवा के बादशाह के हाथ में नहीं जाने दी। किंतु वीर होने के साथ ही साथ रतन सिंह कुछ उजड्ड और क्रोधी भी थे। इसी कारण बूंदी के राव सूरजमल को एक घरेलू झगड़े के कारण मारकर खुद भी उन्हीं के हाथों से मारे गए। विक्रमादित्य में वीरों के योग्य कोई गुण नहीं थे। गुजरात के बादशाह ने दूसरी बार चित्तौड़ का विध्वंस किया था। उस समय राजपूत भोग विलासी और डरपोक राजा की अधीनता के अभ्यासी नहीं थे। विक्रमादित्य अपने क्षत्रिय वीरों को किसी तरह से प्रसन्न नहीं कर सके, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने कामों से अपने राजपूत सरदारों को नाराज कर दिया था, जिससे मेवाड़ के सरदारों में अनबन हो गई थी। घर की फूट से दुश्मनों को लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। इसीलिए इस फूट से चित्तौड़ को हमेशा के लिए अपने अधीन करने से मालवा और गुजरात के मुसलमान बादशाह नहीं चूके और दोनों ने मिलकर मेवाड़ को बांट लेना चाहा था। परंतु विक्रमादित्य से नाराज रहने पर भी राजपूत वीरों ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और चित्तौड़ में दूसरा शाका हुआ। कुछ दिनों के लिए चित्तौड़गढ़ उस समय मुसलमानों के हाथ में चला गया था, परंतु राजपूत वीरों ने किसी न किसी तरह से उसको फिर से वापस ले लिया। राणा विक्रमादित्य को राजगद्दी से हटाकर बनवीर को गद्दी पर बैठाया गया और यह तय किया गया कि जब तक उदय सिंह बड़े न हो जाएं, तब तक बनवीर राज्य करें। बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। उसकी इच्छा थी कि उसके रहते हुए चित्तौड़ की राजगद्दी पर कोई और नहीं बैठे। इसीलिए पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या की और बाद में उसने पुत्र उदय सिंह को भी मार डालना चाहा। बनवीर के ऐसे खराब विचार को देखकर उदय सिंह की पन्ना नाम की धाय ने राजपुत्र चित्तौड़ के उत्तराधिकारी और भावी राजा की रक्षा करने की ठानी। पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए जो कुछ किया था, उससे उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। अपने स्वामी और राजपुत्र की रक्षा के लिए उस अबला ने अपने आत्मिक बल का परिचय दिया और जिस तरह अपने दिल को मजबूत करके आत्मत्याग का ज्वलंत उदाहरण पेश किया था, वैसा उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पन्ना ने राजपूत उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर फूल पत्तों से ढककर एक नाई से कहा कि इसे अमुक स्थान में ले जाओ, और उदय सिंह की जगह अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को उन्होंने सुला दिया। जब बनवीर आया तब उसने अंगुली का इशारा अपने बेटे की ओर कर दिया, जिसके बाद बनवीर ने पन्ना धाय के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना की आंखों के सामने उसका दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। अपने पुत्र के मारे जाने पर उदय सिंह मारे गए कहकर पन्ना ऊंचे स्वर से रोने लगी। पन्ना को रोते हुए देखकर और उदय सिंह के मारे जाने का समाचार सुनकर रानीवास में हाहाकार मच गया। इस तरह उदय सिंह की रक्षा हुई। मेवाड़ भूमि और चित्तौड़ से बढ़कर कौन सा पवित्र स्थान होगा जहां धर्म और देश की रक्षा के लिए आत्मत्याग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पन्ना ने उदय सिंह को बहुत जगहों में छिपाने की कोशिश की और आश्रय देने की प्रार्थना की, परंतु कहीं भी आश्रय नहीं मिला। बनवीर के डर के मारे किसी को भी उदय सिंह को अपने यहां रखने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत स्थानों में आश्रय के लिए भटकती हुई पन्ना फिर कमल मीर में पहुंची और कुंभ मेरु दुर्ग के अधिपति जैन धर्मावलंबी आशासा से आश्रय मांगा।
अपनी मां की आज्ञा से आशासा ने फिर उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी और अपना भांजा कहकर उदय सिंह का पालन पोषण करने लगे। जैसे जरा सी भी चिंगारी रुई के ढेर में नहीं छिप सकती, वैसे ही धीरे धीरे उदय सिंह प्रकट होने लगे। सभी को पता चल गया कि संग्राम सिंह के वंशधर जिंदा हैं। उदय सिंह का पता लगते ही कमल मीर में अनेक राजपूत इकट्ठा होने लगे। आशासा उदय सिंह को मेवाड़ के सरदारों के हाथ में देकर निश्चिंत हो गए। सारे सरदार कमलमीर दुर्ग में उदय सिंह के राज टीका लगाकर अत्याचारी बनवीर को बापा रावल के राज सिंहासन से हटाने की तैयारी करने लगे। बनवीर के अत्याचारों की सीमा समाप्त हो चुकी थी। सरदारों के डर से बनवीर मेवाड़ छोड़कर दक्षिण की ओर भाग गया और फिर सन 1542 में बापा रावल की राजधानी चित्तौड़ पर उदय का अधिकार हुआ। यही उदय सिंह हमारे चरित्र नायक प्रताप सिंह के पिता हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।